ऑन एन एवरेज जैसे लिटरेचर बता रहा है तो पर लाख मैक्सिमम 12 से 15 मरीज को कैंसर होने की संभावना है। सुपारी आप नॉर्मल लेते हो, अपनी चमड़ी पे लगाओगे तो घाव बना देगा। अच्छा। अपनी चमड़ी नॉर्मल आउटर स्किन इज हार्ड है, अंदर की म्यूकोजा एकदम पतली है, उस पे आप सुपारी की कतरन लगाओगे या सुपारी लगाओगे तो वो काटता ही रहता है। आपको फेथ होना चाहिए अपने आप में कि आई विल नॉट बी अट्रैक्टेड डिस्ट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वर्ल्डली एटमॉस्फियर। सबको ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन करना है तो अल्कोहल, स्मोकिंग, अपना अफीम, चरस वो चाहिए। आप हफ्ते भर एक्सपेरिमेंट करो कि आप खाना बनाते टाइम पे भजन की कैसेट लगा दो या रिमेम्बरिंग योर इष्ट देव, और एक वीक आप बिना कुछ झगड़ा करते हुए खाना बनाओ, किसी के डांट रहे हो, वो कर रहे हो, यू सी द टेस्ट एंड फीलिंग ऑफ फूड। डॉक्टर्स आज की तारीख में क्या कुछ नहीं कर पा रहे। आज हम बात करेंगे मेडिकल पॉडकास्ट की, जिसमें जानेंगे शहर के प्रतिष्ठित कुछ ऐसे नामचीन डॉक्टर्स और उनकी विधाओं के बारे में, चाहे वो कैंसर हो, चाहे पल्मोनोलॉजी हो, चाहे गायनेकोलॉजी हो, होम्योपैथी, आयुर्वेद या पल्मोनोलॉजी हो। इन पॉडकास्ट के थ्रू मेरे द्वारा ये बताया जाएगा कि किस तरह से ये डॉक्टर्स एक प्रैक्टिशनर, एक सोशल वर्कर और साथ में मोटिवेटर्स भी हैं। मेडिकल पॉडकास्ट की इस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संध्या चौकसी। आज हमारे साथ हैं इंदौर के वरिष्ठतम ऑन्कोसर्जन, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय एम देसाई सर, जो कि सन 1987 से आज तक निरंतर ऑन्कोसर्जरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर ने अपना ग्रेजुएशन अहमदाबाद से किया है और निरंतर इंदौर के विभिन्न बड़े अस्पतालों को सेट भी किया है। इनफैक्ट चौइथराम हॉस्पिटल, साथ में रॉबर्ट नर्सिंग होम और अरविंदो मेडिकल कॉलेज के ओटी सेटअप से लेके आज सर एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि विजयनगर में है, वहाँ पे ऑन्कोसर्जन के रूप में अपने सेवाएं दे रहे हैं। सर, आज हमारा पहला मेडिकल पॉडकास्ट है और हमारा सौभाग्य है कि हमारी शुरुआत आप जैसे व्यक्तित्व से हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि कैंसर है क्या? कैंसर एक वर्ड है, पर जैसे अपने बॉडी में हर रोज सेल डिवीजन होता है तो एक सेल डिवीजन, नॉर्मल सेल डिवीजन जो होता है, इट इज़ इन कंट्रोल्ड मैनर, मीन्स एक स्टेप से बाद दूसरा फॉलो करता है। कैंसर में सेल्स कैसे डेवलप हुए? इट इज़ अनकंट्रोल्ड, अनप्रोग्राम्ड सेल डिवीजन कंटिन्यूसली ओवरग्रोइंग द नॉर्मल डिवीजन, नॉर्मल सेल डिवीजन, जिसमें ओवरग्रो करते जाता है, जिसका कोई भी सेल कहीं पे भी कंट्रोल, नॉर्मल अपनी बॉडी का जो कंट्रोल रहता है, इससे मैकेनिज्म जो माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन है या डीएनए का है, आरएनए का है, वो कैंसर सेल भूल जाता है। वो अपने मर्जी से डिवाइड करता है और अपने मर्जी से बनाते बनाते एक मास बन जाता है। तो ये कोई भी नॉर्मल सेल कैंसर सेल में परिवर्तित हो सकता है और अपने नंबर्स खुद ही तरह से वो डिटेक्ट करके और असंख्य तरीकों से ये फैलता है। सर, आप मध्य प्रदेश के पहले एमसीएच सर्जन हैं और स्पेशली ऑन्को सर्जरी में आपने मध्य प्रदेश में अलग ही एक विधा शुरू करी है। 35 वर्षों में आप क्या देख पा रहे हैं? 35 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की स्थिति कैंसर में कहाँ थी और अब मध्य प्रदेश और इनफैक्ट संपूर्ण भारत किस लेवल पे कैंसर की तरफ बढ़ रहा है? पहले जब कैंसर वर्ड डिटेक्ट होता था, मीन्स मेरी ट्रेनिंग अहमदाबाद में, जो इंडिया के चार या 5 सेंटर्स बोले जाते थे मेन, गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अहमदाबाद में है, वो ऑन एन एवरेज वहाँ पे वर्कलोड ऐसा था कि हर रोज के हम लगभग नए केस ऑन एन 30 से 35 देखते थे इन द ईयर ऑफ 87। मीन्स उस टाइम तो लिमिटेड कैंसर सेंटर्स थे। अभी की हालत ऐसा कि ऑन एन एवरेज हर एक स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीजनल कैंसर सेंटर बना दिए। तो उस रीजनल कैंसर सेंटर बनने के कारण मेजर सेंटर्स का वर्कलोड थोड़ा कम हुआ है, पर तो अभी आज की तारीख में वो लगभग ऑन एन एवरेज वो 20 से 25 पॉजिटिव कैंसर डिटेक्टेड केसेस देखते हैं। इंदौर में जैसे बात करें, जब मैं शुरुआत में आया था तो 1 या 2 सेंटर्स, 3 सेंटर्स थे, मीन्स 2 नॉन फंक्शनल थे, एक गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल चल रहा था रेगुलरली। आज की तारीख में मैं गिन सकता हूँ कि 7 सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें वेरी एडवांस रेडियोथेरापी सेंटर्स है। सर्जरी के लिए तो ऑन एन क्वालिफाइड कैंसर सर्जन्स जैसे बोले तो ऑन एन एवरेज 10 से 15 इंदौर में आ चुके हैं, और
मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हमारी एक सेकेंड ब्रांच है जो कैंसर में इलाज का, वो भी 10 से 15 हो गए। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी काफ़ी सारे बढ़ गए। साथ साथ अभी एक चौथा स्ट्रीम हुआ है पेलिएटिव केयर का, जो ट्रीटमेंट चालू होते से ही पेलिएटिव केयर के बारे में समझाया जाता है मरीज तो जब पहले ट्रीटमेंट चालू होता है वो क्योरेटिव ट्रीटमेंट कैंसर 1% होता है, और टर्मिनल स्टेज पे आते आते पेलिएटिव ट्रीटमेंट 90% है। तो ये सब आज इंदौर में अवेलेबल है। उसमें आपने को पहले जब मैं आता था तो जैसे कोई भी डिटेक्ट करता था कैंसर है तो उसको 20-25 हज़ार रुपये उसके जेब में होता तो उठ के चले जाता था बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, बोले मैं वहाँ इलाज कराऊंगा। वो कॉन्फिडेंस लेवल आज इंदौर हैज गेंड के नहीं, अभी इंदौर में ऑन एन एवरेज महीने की 500 कैंसर सर्जरीज हो रही है और दे आर ऑल बीन टेकन केयर इन अ गुड मैनर। तो सर कहीं ना कहीं अगर हम समझें, अगर सेंटर्स बढ़ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं बीमारी भी पैर पसारती जा रही है। किस टाइप के कैंसर्स की प्रिवलेंस अब इंदौर शहर में या फिर पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है? ऑन एन एवरेज जैसे लिटरेचर बता रहा है तो पर लाख मैक्सिमम 12 से 15 मरीज को कैंसर होने की संभावना है। ओके। और अब अपनी पॉपुलेशन देखो तो 150 करोड़ के करीब पहुंची है जी। तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से आप गिनोगे तो पहले भी वही थी, आज भी वही है, पर जैसे हैबिट्स बदल रही है सबकी, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, फिर अपनी वर्क प्लेसेस है, केमिकल पेस्टिसाइड वाला फूड है, उसके कारण कैंसर के इंसिडेंस तो बढ़ा है। पर गुटखा और सुपारी जो मेन है, आज के यंग जनरेशन एक खड़े खड़े पान की दुकान से लेके आके गुटखा लेके घूमता फिरता रहे, उसको बोले तो बोले खाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, होगा तब देखा जाएगा। पर ये एक आप बुलावा कर रहे हो उस बीमारी को, तो वो रोकना जरूरी है। तो इसीलिए सर भारत में, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा केसेस हेड और नेक कैंसर के हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से विश्व में भारत में ही सबसे ज़्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं। हमें हेड एंड नेक कैंसर तो हब बन चुका है इंडिया। मीन्स हेड एंड नेक कैंसर में ये भी ओरल कैविटी में बकल म्यूकोसा बोलते हैं, जो अंदर का गाल का टिश्यू, जबड़े वाला हिस्सा, क्योंकि सबको जो गुटखा फंसाने की आदत है वो दो उधर दांतों और गाल के बीच में ही फंसाते हैं, तो वो केमिकल इरिटेट करता रहता है। सुपारी आप नॉर्मल लेते हो, अपनी चमड़ी पे लगाओगे तो घाव बना देगा। अच्छा। अपनी चमड़ी नॉर्मल आउटर स्किन इज हार्ड है, अंदर की म्यूकोसा एकदम पतली है, उस पे आप सुपारी की कतरन लगाओगे, सुपारी लगाओगे तो वो काटता ही रहता है। जैसे कुछ कटेगी कट तो उस पर फाइब्रोसिस और स्कार बन जाता है। तो स्कार जैसे बनता है तो एक प्रिकर्सर सेल डिवीजन के लिए चालू हो गया है कि भाई मेरे को सेल डिवीजन करना है, और उसमें एब्नॉर्म केमिकल्स जैसे ऐड होते हैं। तो सुपारी में ऐसे 4000 अल्कोलॉइड्स बोलते हैं, दे आर मोर कंसिडर्ड फॉर कैंसर। और उसमें आप चूना ऐड करते हो, तो चूना कहीं पे भी गर्म पानी से टच होता है तो वो जला देता है अपने आप को, गर्मी एमिट करता है, तो अंदर गाल के अंदर वो एमिट गर्मी करेगा तो वो भी जलाएगा, तो वो उसके कारण इट इज़ अ डेंजरस पार्ट और सबको बचना चाहिए उसके से। सर महिलाओं की अगर हम बात करें तो आप काफ़ी सारे कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स से काफ़ी समय से जुड़े हैं, जिसमें आप ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। और रिसेंटली जिस हॉस्पिटल में आप पदस्थ हैं एज चीफ सर्जन, एशियन कैंसर हॉस्पिटल जो कि भमौरी पे है, विजयनगर इंदौर में, यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज़ के लिए और रिहैबिलिटेशन उसके जो सर्जरीज़ हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? वहाँ पे पूरी ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरीज है उसमें पूरी व्यवस्था है। में सिंपल ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, इम्प्लांट लगा सकते हो, इंटरनल सिलिकन इम्प्लांट या एक्सटर्नल सपोर्ट वाले जो पूरी मास्टेक्टोमी करने के बाद होते हैं, कीमोथेरापी जो हमको लगनी है कीमोपोर्ट इंसर्शंस वाली है, रेडिएशन वाला हिस्सा है, फीमेल को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, काउंसलिंग करना है कि उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, वो सब सुविधा है। सब मीन्स ऐसा ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर अंडर वन रूफ। सर आप अध्यात्म से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं और रिसेंटली हैव फॉलोड कि आप ब्रह्म कुमारी इसको भी फॉलो करते हैं, तो हमारी एज ग्रुप को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बदलते लाइफ पैटर्न्स, फूड हैबिट्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ में मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिज्म कितना इम्पॉर्टेंट है?
स्पिरिचुअलिज्म ऐसा है कि इट्स फेथ। आपको फेथ होना चाहिए अपने आप में कि आई विल नॉट बी अट्रैक्टेड डिस्ट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वर्ल्डली एटमॉस्फियर। सबको ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन करना है तो अल्कोहल, स्मोकिंग, अपना अफीम, चरस जी वो चाहिए। और जैसे होटल में पार्टी में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो आप, तो आपको उसकी उस कुक की मेंटालिटी, जब वो खाना बनाता है वो किस सोच से बनाता है, यू डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कि आपको खाना खिलाना है, कौन से वृत्ति से खिलाना है, उसके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो आपको मालूम नहीं है। आप घर पे जब खुद बनाते हो विद रिमेम्बरिंग ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग, आप घर का खाना टेस्ट करो, उसी एक दिन एक्सपेरिमेंट, आप हफ्ते भर एक्सपेरिमेंट करो कि आप खाना बनाते टाइम पे भजन की कैसेट लगा दो या रिमेम्बरिंग योर इष्ट देव, जी और एक वीक आप बिना कुछ झगड़ा करते हुए खाना बनाओ, किसी के डांट रहे हो, वो कर रहे हो, यू सी द टेस्ट एंड फीलिंग ऑफ फूड। तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हेन यू आर डाइवर्टेड टूवर्ड्स सम स्पिरिचुअलिटी, देयर इज इंक्रीजेस द बॉडी पावर एंड इम्यूनिटी। आपके हिसाब से कौन से ऐसे अर्ली डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो ऑलमोस्ट आज की जो जनरेशन है, जहां हम बेटियों की बात करते हैं जिनकी शादियां लेट हो रही हैं क्योंकि उनके अपने करियर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, साथ में वो लड़के जो कि एक अच्छे करियर पाथ पे आ चुके हैं बट एडिक्शन के लाइन पे चले गए हैं, अगर उनके यही पैटर्न्स हैं, उनके मोड ऑफ लाइफ वही है, तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जो पोस्ट 35 या फीमेल्स में पोस्ट 40 रेगुलरली हर साल करवाना चाहिए? हर साल रेगुलरली स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, जी एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप। कोई भी, जैसे एवरी कंपनी विच इज एम्प्लॉइंग ए न्यू पर्सन गेट्स एन हेल्थ चेकअप डन फ्रॉम एनी हॉस्पिटल। उस एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप में बेसिक होता है हीमोग्लोबिन, एक्सरे चेस्ट, पेट की सोनोग्राफी, ईसीजी और 2D इको। इसमें आपका 90% ऑफ द कैंसर स्क्रीनिंग पार्ट हो जाता है। जी जब कोई क्लिनिशियन देखता है, उसको कोई सस्पिशन आता है, तो फिर अलग बात आती है कि यार उसको उस डायरेक्शन में जाना पड़ता है। जैसे मेल्स में है तो उसका रूटीन स्क्रीनिंग प्रोग्राम में ये, जैसे मैंने बताया, उसका डायबिटीज़ आ गया, हीमोग्लोबिन आ गया, किडनी फंक्शन आ गया, तो उसमें ट्यूमर मार्कर्स जो रहते हैं हमारे, PSA है और CEA, दो ऐड करते हो तो उसमें कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर की तरफ चले जाते हो, बड़े हुए आते वो हैं। बड़े हुए आएंगे। जी फीमेल्स में जाओगे तो एक मेमोग्राफी ऐड करनी है। और इफ द फीमेल गर्ल, शी हैज बिकम वेरी मच सेक्सुअली एक्टिव फ्रॉम द एज ऑफ 13, 14 और 15, जो चाइल्डहुड में जो चल रहे हैं, तो उनके लिए पेप्समेयर इज इम्पॉर्टेंट। जी बाकी जैसे अबाउट 35 एज ग्रुप है तो उसके लिए ईयरली एक बार स्क्रीनिंग कर ले, मेमोग्राफी और कोल्पोस्कोपी करके पेप्समेयर ले लो, हो गया अपना काम। फिर 3 नेगेटिव रिजल्ट कंटिन्यूस आए पेप्समेयर के, तो आपको आगे 2-3 साल में एक बार कराओ पेप्समेयर हो, तो इसमें सर्वाइकल कैंसर रूल आउट हो गया। सर्वाइकल कैंसर आज की तारीख में, जैसे इट वॉज इन बिटवीन 70 to 90, इट वॉज द हाइएस्ट इन फीमेल। जी और आज ब्रेस्ट कैंसर हैज ओवरटेकन यस सर्वाइकल कैंसर। क्यों? अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग एंड स्ट्रेस लाइफ एंड लेट प्रेगनेंसी। यस एक स्टडी ऐसी है कि प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ 30 प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। दूसरी स्टडी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं करती है कि प्रेगनेंसी आफ्टर 30 विल गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। तो जो अपनी पुराने ज़माने में, जैसे चाइल्डहुड में, जैसे मैं इन माय चाइल्डहुड, मेरी सिस्टर का जब व्हेन शी वाज अराउंड 21, तो माय फादर एंड माय ग्रैंडमदर स्टार्टेड सर्चिंग फॉर मैरिज। तो इस टाइम में बाय द एज ऑफ 25 to 30 she becomes pregnant and that acts as a protecting for breast cancer। मतलब उचित समय पर प्रेगनेंसी होना, उचित समय पर शादी होना, जो कि पहले हमारी भारतीय संस्कृति थी, वो ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल तरीका है ब्रेस्ट कैंसर से बचने का। सर, एक अभी एक स्टेम सेल थेरेपी काफ़ी चल रही है, उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं? क्योंकि कई लोग स्टेम सेल थेरेपी को अडॉप्ट भी कर रहे हैं, मिनिमम इन्वेजिव थेरेपी है, कीमोथेरेपी के थ्रेट से उसमें बच सकते हैं, परंतु उसके फेलियर रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपके हिसाब से आफ्टर सर्जरी आप कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर पेशेंट कीमोथेरेपी ऑप्ट नहीं करके स्टेम सेल थेरेपी ऑप्ट करता है तो कितना अच्छा है?
स्टेम सेल थेरेपी इज प्योर वन टाइप ऑफ कीमोथेरेपी। बॉडी के खुद के स्टेम्स लेके नॉर्मल सेल्स उसमें डिवीजन इन्फ्यूज करके जाना है। स्टेम सेल बनाने के लिए जैसे बोन मैरो में से लिएंगे, या जैसे पूरा जो बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को बोले आप अपना प्लेसेंटा दे दो, जी। हम उसको 20 साल तक उसको प्रिजर्व रखेंगे और उस बच्चे को जो जनरेशन है उसको कुछ मेलिग्नेंसी हुई उसमें यूज करेंगे। हाँ। पर दैट इज ओनली प्योरली फॉर हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज, ओके, लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया में, मतलब ब्लड कैंसर रिलेटेड, नॉट ऑन सॉलिड ऑर्गन जी। और वो भी मान के चलो 20 साल तक आपने क्रायो प्रिजर्व किया है उसको, और 50 ml ले, उसको आप 300 ml तक ले जाने के लिए आपको उसका सेल डिवीजन इनिशिएट करना पड़ेगा। कैसा होगा क्या होगा 20 साल के बाद आपको मालूम नहीं है। उस सेल की 20 साल में क्रायो प्रिजर्वेशन में आपने डैमेज हो चुका है, नहीं हुआ है। सब लैब्स क्लेम करते हैं कि भाई स्टेम सेल करा लो, पर इट इज वेदर इट इज गोइंग टू उस 20 साल के अंदर की एज के अंदर ल्यूकेमिया लिम्फोमा उस बच्चे के इंसिडेंस कितने हैं? इट इज लेस देन 1%। तो क्यों करना? सर काफ़ी सारे सर्वेज ऐसे भी कहते हैं कि जो मैक्सिमम गायनिक सर्जरीज हैं, स्पेशली जो एजेड लेडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो कि ज़्यादातर 65 प्लस में लेडीज़ को डिटेक्ट होता है, प्लस ब्रेस्ट कैंसर जब बहुत एडवांस स्टेज पे पेशेंट के नोड्स बढ़ जाते हैं, तभी मैक्सिमम जो बड़ी एज की लेडीज़ हैं ये सर्जन्स के पास या डॉक्टर्स के पास इन्वेस्टिगेशंस करवाने जाती हैं। तो क्या प्रिकॉशंस फैमिली को लेना चाहिए कि 60 प्लस एज पर अपनी माँ का किस तरह से बचाव किया जाए? उनके कैसे से बेसिक सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे वो ये जान सकें, जिनको नॉर्मली कहा जाता है कि हल्के में लिया जाता है कि एक नोड हुआ तो हो जाता है, कोई बात नहीं। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई आफ्टर मेनोपॉज तो वो भी एक एडवांस स्टेज पे जाके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रूप लेती है। तो आप उन बच्चों के लिए कुछ मैसेज क्या देना चाहेंगे जो अपनी माँओं का ध्यान 60 प्लस कैंसर के बचाव के लिए करें? बच्चों के लिए तो खास ये है कि उनकी मदर का या कुछ भी हो उसका ईयरली हेल्थ चेकअप होना चाहिए जी। तो उसमें आप ऐसा कैंसर स्क्रीनिंग पैकेजेस ईच हॉस्पिटल हैज, यस, और अच्छे सेंटर पे कराओ, जिसमें उस सेंटर पे कराओ या उस हॉस्पिटल में कराओ वहाँ पे कोई कैंसर स्पेशलिस्ट बैठा हो। इट शुड नॉट बी कि भाई आपने कोई फिजिशियन या जनरल सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट से आपने करवा लिया, क्योंकि कई बार एक कहावत है कि यू सी what your mind thinks. Yes. Pathologist is the person who will detect the cell division under the microscope which we cannot see. जी. और वही बताएगा कि आपको कैंसर है कि नहीं है। सर एट द एंड हम चाहते हैं कि आप काफ़ी समय से हर शायद जनरेशन को देख चुके हैं। एक बहुत अच्छा दौर आपने देखा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी कैंसर के लिए, कैंसर सर्जरीज बहुत एक्सपोज थी, अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज आ चुकी हैं, कीमोथेरेपी के डोजेस काफ़ी पोटेंटाइज्ड हो चुके हैं। इनफैक्ट अब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं कैंसर पेशेंट को ठीक करने के लिए। ऐसे में जो एक खौफ का माहौल इस वर्ड से ही है, उसको थोड़ा मैनेज करते हुए आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहें? सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट द डिजीज़, कि आपको कैंसर वर्ड सुन के जो डर लगता है और आप पागल हो जाते हो, तो मान के चलो उस कैंसर डिजीज़ आपके बदन में एक 24 घंटे में खड़ी नहीं हुई है। मलेरिया और टाइफॉइड और उस तरह की 24 या एक्यूट हार्ट अटैक, कैंसर आपके बदन में 1 महीने से लेके 6 महीने तक घूम ही रहा था बदन में। आपने जब बायोप्सी कराई या कोई ब्लड टेस्ट कराया तब मालूम पड़ा कि मेरे को कैंसर है, तो आपको उस टाइम पे फर्स्ट टाइम तो घबराना नहीं है। एक बार बैठो शांति से, मरीज आप खुद हो या आपके बहुत ही चाहने वाले व्यक्ति हो, उसके साथ बैठ के आप उससे डिस्कस करो कि कैंसर है, आपको डिटेक्शन आया, उसका अपने को बेस्ट इलाज करना है। फिर आप आगे बढ़ो और फिर 2-3 कंसल्टेंट को मिलो, फिर देन डिसाइड जिस पे भी आपको श्रद्धा हो उस पे इलाज कराना है। एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट में आप पिछले 1 सालों से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो अभी 100 से अधिक कैंसर सर्जरीज कर चुका है। किसी भी कैंसर डायग्नोसिस के बाद में वहाँ पे कितना पॉजिटिव एम्बियंस है और किस तरह से आप उस अस्पताल को देख पा रहे हैं? क्योंकि इतने लंबे समय से जिस तरह से आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में पदस्थ रह चुके हैं, अरविंदो मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट
ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी रह चुके हैं। एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट में क्या क्या बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं जो एक कैंसर पेशेंट्स के लिए हो सकती है? सबसे ज़्यादा जरूरी है काउंसलिंग एंड एम्बियंस ऑफ द हॉस्पिटल। Yes. आपको जब हॉस्पिटल के अंदर आते हो तो आपको लगना चाहिए नहीं चाहिए कि भाई मैं हॉस्पिटल के अंदर आ रहा हूँ। इट शुड बी प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड रिलैक्स। आपका मेंटल पीस मिलना चाहिए, आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही हो। जी, वैसी सब सुविधा हम एशियन कैंसर हॉस्पिटल में दे रहे हैं। स्टाफ का व्यवहार एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दे शुड बी कॉर्डियल एंड केयर टेकिंग। जैसे हमारे पुराने मरीज जितने भी है, मैं 1 जनवरी से इधर ज्वाइन हुआ हूँ, तो कई पेशेंट्स हमको लिख के गए कि भाई आपका स्टाफ वॉज वेरी मच कोऑपरेटिव एंड कॉर्डियल विद अस। Yes. हमको कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं आई। तो वैसी सुविधा जब आप दोगे तो यू आर गोइंग टू फ्लरिश। यहाँ पे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की सारी संपूर्ण सुविधाएं हैं। यहाँ पे कीमोथेरापी की संपूर्ण सुविधा है। रेडियोथेरापी हम दिसंबर या जनवरी में चालू कर देंगे। वो भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन आने वाली है। जी, उसका प्रोसेसिंग चालू हो गया है और समय आते सब विद इन, क्योंकि 1 साल हुआ है तो उसके जो गवर्नमेंट लायबिलिटीज़ वाले इससे इंश्योरेंस पैकेजेस वाले हैं वो सब अभी पाइपलाइन में और आसान तरीके से हो जाएगा। जी। तो ये थे हमारे साथ शहर के वरिष्ठ ऑन्को सर्जन डॉक्टर संजय एम देसाई सर, जो कि लास्ट 37 ईयर से ऑन्को सर्जरी की प्रैक्टिस इंदौर शहर में कर रहे हैं। काफ़ी सारे केसेस सर ने डील करे हैं और साथ ही साथ में काफ़ी अवेयरनेस उन्होंने हमको आज दी कि आज का युवा जो इस बीमारी की तरफ बढ़ता जा रहा है उससे किस तरह से बचाव हो। 60+ के एज में जो विमेन हैं जिनके हाई प्रेवलेंसेस ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं, उनसे कैसे बचा जाए। सर, इस छोटे से अवेयरनेस टॉक के लिए हमको एक समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।